स्वागत है आपका मेजर जनरल डॉक्टर दिलावर सिंह। नई परख के मंच पर एक बार फिर एक ऐसी घटना घटी है जिसने शीत युद्ध की याद दिला दी है। उस जमाने की याद दिला दी है जब अमेरिका दुनिया में अपने प्रभुत्व अपनी दादागिरी के लिए देखा जाता था। अ, लगभग ऐसी ही एक घटना मुद्दतों पहले 80 के दशक के आखिर में हुई थी, जब पनामा में उनके पनामा के जो तानाशाह थे नोरिया, उनको अमेरिका ने वहाँ से उठा लिया था। फिर एबटाबाद की घटना हुई पाकिस्तान में, जहाँ पे अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने जाकर अ, ओसामा बिन लादेन को उनके खुफिया बंकर में घुसकर उड़ा दिया। अब एक ऐसी ही घटना हुई है जब अमेरिकी सेनाओं ने और उनकी स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को वहां से उठा ले गए अमेरिका। न्यूयॉर्क के एक थाने में उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई और अब उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। और एक तरह से देखा जाए तो जो अमेरिका का ड्रग इन्फोर्समेंट संगठन है, डीईए, उसने, अमेरिकी फौज ने नहीं, अब ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मैं चाहता हूं कि आप सामरिक दृष्टि से और विदेश नीति की दृष्टि से इस महत्वपूर्ण घटना को थोड़ा डिकोड करें, हम लोगों को उसके बारे में बताएं। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि इसका विश्व की राजनीति के लिए और भारत के लिए क्या महत्व है। जय जय हिंद। नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को, दर्शकों को। और इस घटना को पूरा अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। और बैकग्राउंड देख लेंगे तो थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किस तरह से घटना यहाँ तक पहुंची। तो पहले मैं अभी रीसेंट पास्ट की बात बताता हूँ, फिर थोड़ा सा और बैक में जाऊंगा और फिर उसके बाद अभी वाली घटना पर आएंगे। तो आपको पता होगा कि सिर्फ 2 या ढाई हफ्ते पहले ही क्या हुआ कि अमेरिका ने अपनी तरफ से घोषणा की कि भाई वेनेजुला के अंदर जो है हमें नार्को टेररिज्म बहुत ज्यादा है और उसको हमें ठीक करने की आवश्यकता है। और उन्होंने नार्को टेररिज्म का मतलब बता दीजिए दर्शकों के लिए। नार्को हाँ, टेररिज्म जी। जो मादक पदार्थ हैं उनका जो आतंक, उससे पैदा करने वाला आतंकवाद को नार्को टेररिज्म कहते हैं। और अमेरिका ये मानता है कि उसकी वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान होता है। और 2.5 हफ्ते पहले उन्होंने घोषणा की और उन्होंने अपना जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है वो वेनेजुला के पास भेज दिया। और वेनेजुला के जो शिप्स हैं उनको पहले टारगेट करना शुरू किया, उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया। शुरुआत तो एक दो ऐसे ही जहाज़ों से हुई जिसमें कि शायद शक था कि कुछ मादक पदार्थ उनमें जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर वो ऑयल टैंकर्स पे आ गया और करीब करीब 26 शिप्स को निशाना बनाया गया, जिससे कि काफी नुकसान हुआ। और जितने भी ऑयल टैंकर्स वेनेजुला से बाहर जा रहे थे उनको जो है ब्लॉकेड कर दिया गया। और वेनेजुला की सरकार को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक नाम दे दिया गया अमेरिका की तरफ से। और ये कहा गया माननीय प्रेसिडेंट यूएसए यानी कि ट्रम्प साहब की तरफ से कि जो मदुरो है, निकोलास मदुरो, जो कि प्रेसिडेंट हैं वेनेजुला के, कि उनके डेज आर नंबर्ड, यानी कि उनके अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हम जब तक इस चीज को नहीं शांत मानेंगे, जब तक कि वेनेजुला से जो भी उन्होंने हमारा तेल चुराया है, एसेट्स चुराए हैं और लैंड चुराया है, वो जब तक हम वापस नहीं ले लेते। और इसको जरूरत पड़ी तो हम जो सरकार को, और खास तौर पे जो राष्ट्रपति हैं निकोलास मदुरो, उनको बाय फोर्स भी अगर हटाना पड़ेगा तो हम हटाएंगे। और इस तरह की बातचीत हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि जो मदुरो है उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा इनाम घोषित कर दिया। जो पहले उन्होंने $25 मिलियन रखा था उसको डबल करके $50 मिलियन उनके ऊपर अवार्ड कर दिया गया कि जो भी उनको हटवाने में और या खत्म करने में हमारी मदद करेगा तो उसको $50 मिलियन दिए जाएंगे। अब तब से लेके अब तक करीब पिछले 2.5 हफ्ते के अंदर
100 से ज़्यादा लोग जो है शिप्स के ऊपर मारे जा चुके हैं। और जब हम आएँगे इस घटना के ऊपर जो अभी हुई है, तो उसमें बताएँगे कि भई 107 लोग अभी तक मरने की पुष्टि हो चुकी है, काफ़ी लोग घायल हो चुके हैं, उसकी भी बात करेंगे। और ये देखने में आ रहा है कि जो अभी तक ट्रम्प साहब का एक पर्टिकुलर मिशन था कि हम सब जगह युद्ध रुकवाएँगे और शांति करेंगे, उससे बिल्कुल विपरीत एक रुख उनका नज़र आ रहा है कि भई उन्होंने एक लड़ाई शुरू कर दी है। इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगस्त 2025 में उन्होंने एक सीक्रेट डायरेक्टिव अपने लिए ऑथराइज़ कराया, जिसमें कि ट्रम्प साहब को ये परमिशन दी गई कि वो ड्रग कार्टेल्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और ये कहा गया कि ये जो ड्रग कार्टेल्स हैं और मदुरो की जो रिजीम है, ये अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। और अक्टूबर में आकर के सीआईए को परमिशन दी गई कि जो सीआईए है, वेनेजुला के अंदर कोवर्ट यानी कि छद्म युद्ध करने की उसको अनुमति है। और उसके अंदर उनको जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं निकोलास मदुरो, उनको टारगेट करने की अनुमति है। और ये जो कहा जाता है कि ये जो दोनों डायरेक्टिव थे, ये कांग्रेस की बिना उसमें डिबेट हुए इनको पास कराया गया। तो ये वहाँ के लोगों की एक अमेरिका के लोगों की सोच है अपोजिशन की कि भई इन्होंने ठीक नहीं किया है कि इन्होंने अपने आप एक डायरेक्टिव बना लिया और उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने एक पहले जैसे ही वो आए थे तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि ग्रीनलैंड को हम ले लेंगे, कनाडा को हम 51st वो बना देंगे प्रोविंस बना देंगे। स्टेट यूएसए का, और पनामा कैनाल को ले लेंगे, लेकिन उन सब चीज़ों से वो वापस हट चुके हैं और अभी ये नई चीज़ जो है वहाँ पे शुरू हो गई है। जी। अब इसके अंदर जो है ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे एक नोबेल पीस प्राइज़ जिन्हें मिला है मैडम मारिया कोरिनो, हुँ। वो ऑपोजिशन की लीडर हैं और वो चाहते हैं कि भई उनको वहाँ की रिजीम का हेड बना दिया जाए और वो चाहते हैं कि वहाँ लड़ाई हो, जिससे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी प्रॉपर स्थापित हो सके। अब अगर आप ये देखें कि अगर पास्ट में जाएँ बिल्कुल, 1950-60 के दशक में जाएँ, तो वेनेजुला और यूएसए दोनों के दोनों बहुत करीबी दोस्त यानी कि एलाइज़ माने जाते थे। और अमेरिका ने वेनेजुला को मोस्ट रिलायबल पार्टनर का दर्जा दे रखा था। यहाँ तक कि जो उनके साथ जो है, उनकी आर्मी को ट्रेन करने का काम भी अमेरिका करता था। और उस वक़्त सबसे पहले जो F-16 उस वक़्त का जो बहुत आधुनिक हवाई जहाज़ था, वो भी उनको दिया गया। उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ की गई और यहाँ तक कि जो एंटी नारकोटिक्स की जो एक्सरसाइज़ेज़ है, ट्रेनिंग है, वो भी वेनेजुला के साथ की गई उस वक़्त के टाइम पर। अमेरिका का जो इंटरेस्ट था, वो इसलिए था क्योंकि वेनेजुला के पास सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है उसके पास। और दूसरी बात जो है, वेनेजुला का जो लोकेशन है, वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए और रिलायबल उन्होंने उनको मानते हुए इस तरह का अपना अलायंस एक बनाया था। ये सब चीज़ें तब बदलनी शुरू हुई जबकि 1999 में मिस्टर चावेज़ आए जो राष्ट्रपति बने और उन्होंने पूरा एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट कर दिया वेनेजुला के अंदर। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक बोलिवियन रेवोल्यूशन नाम की एक जो है रेवोल्यूशन को शुरू किया, जो कि साइमन बोलिवर के जी के नाम पर है। और जो मिलिट्री बेसिस थे वहां से उन्होंने अमेरिका को बाहर कर दिया। ऑब्वियसली इस चीज से अमेरिका को तो नाराजगी होनी सम एक नेचुरल बात थी। और उसके बाद 2002 में एक कू हुआ जो चावेज़ के अगेंस्ट हुआ। जैसे ही हुआ तो उन्होंने जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बननी थी वहां पे उनको तुरंत अमेरिका ने रिकग्निशन दिया, लेकिन वो कू फेल हो गया। और कू फेल होने के बाद चावेज़ साहब फिर वापस जो है बहाल हो गए। और उसके बाद अमेरिका ने उनके ऊपर आर्म्स एम्बार्गो और बाकी अलग-अलग तरीके के एम्बार्गो और बैन वगैरह लगाने शुरू कर दिए। अब ये चावेज़ जो है ये करीब-करीब 2 दशक तक वहाँ पे रशियन अपने वेनेजुला के प्रेसिडेंट रहे। और चूँकि
वो अमेरिका से अलग हुए तो उन्होंने रशिया, चाइना और ईरान की तरफ रुख कर लिया और चाइना वहां से जो ऑयल इंपोर्ट है सबसे ज्यादा करने लगा। यहां तक कि जितना भी तेल चाइना खरीदता है उसका 80% जो है तेल वो वेनेजुला से लेने लग गया और इस तरह की जो बातचीत वहां चलनी शुरू हो गई जिससे कि अमेरिका को काफी अच्छा नहीं लगा। और 2013 में शावेज गुजर गए। शावेज के गुजरने के बाद जो है तब तक इकोनॉमी की हालत जो है 14 से लेके 17 तक बहुत बुरी हुई। वहां पे करप्शन बहुत बढ़ गई, इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो गई, उनके ऊपर डेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, उनकी इकोनॉमी एक तरह से फेल होने लगी और लोग जो है उसको छोड़ छोड़ के भागने लगे। वेनेजुला के काफी लोग छोड़ के भागे वहां से। उस वक्त जो है फिर निकोलस मदुरो आ गए थे और अमेरिका ने उनके ऊपर काफी बंदिशें लगाने की कोशिश की, स्क्वीज करने की कोशिश की और जितना भी उनको टाइट कर सकते थे उन्होंने उनको करने की कोशिश की। और 2023 में जब बाइडेन गवर्नमेंट आई तो थोड़े बैन वगैरह लिफ्ट हुए और 2024 में इलेक्शन हुए। इलेक्शन के अंदर निकोलस मदुरो ने ये कहा जाता है कि इलेक्शन किया और स्वयं को दोबारा से राष्ट्रपति घोषित कर लिया, जिससे कि यूएस को ठीक नहीं लगा और उन्होंने दोबारा से जो बैन है और सैंक्शंस हैं वो लगाने शुरू कर दिए। और जैसे ही ट्रम्प साहब आए जी। तो उन्होंने इसके बारे में अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट किया और हुँ, उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम जो भी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो हम करें। हुँ। तो इतनी बैकग्राउंड है जिसके अंदर की ये स्थिति यहाँ तक पहुंची है और पिछले 2 हफ्ते से दिन प्रतिदिन ये जो सिचुएशन है बढ़ती चली जा रही है। जी। अब आते हैं इसके हुँ। आज की कार्रवाई के ऊपर, रात की कार्रवाई के ऊपर। रात की कार्रवाई के अंदर क्या हुआ है कि जी, बोलिए। फुर्ते तेउना जैसे प्रमुख सैन्य अड्डों और ला कोलोर्टा हवाई अड्डे पर हुँ, विस्फोट हुए हैं और काराकास जो कि राजधानी है वहां पर भी बम गिराए गए, मिसाइल गिराई गई हैं। हुँ, और वहां के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मदुरो, उन्होंने फिर इमरजेंसी घोषित की और सभी लोगों को कहा कि पूरी जनता जो है इसके खिलाफ खड़ी हो। और जब ये कार्रवाई हो रही थी तो उसी वक्त ये कहा जा रहा है भी कि निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ने अगवा कर लिया वहां से और जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा है कि हम उनकी जान माल की सुरक्षा के बारे में सूचना चाहते हैं। और जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम जो है अभी इस चीज को हल्के में नहीं लेंगे और हमसे जो भी बन सकेगा हम करने का प्रयास करेंगे। तो वेनेजुला के अंदर इमरजेंसी लग चुकी है, 107 से ज्यादा आदमी मर चुके हैं, काफी लोगों को और क्षति हुई है। वहां पे अमेरिका का जो नौसैनिक बेड़ा है वहां पे उसके बिल्कुल साथ है। लड़ाई के हालात बहुत तेज हो चुके हैं वहां पे और भी अभी अटैक होने की जो है आशंका है, उससे नुकसान और ज्यादा होने की आशंका है। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि जो राष्ट्रपति मुर्मू थे, अभी कुछ मेरे ख्याल से अमेरिकी हमले के कुछ 3-4 घंटे पहले वो चीन के जो विशेष दूत थे लैटिन अमेरिका के लिए, उनके साथ में 3 घंटे तक उन्होंने बातचीत की थी। इससे पहले वो पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई थी उनकी उनकी। अच्छा, अब चीन का प्रभाव वहाँ पे बढ़ रहा है, इस बात की जानकारी अमेरिका को भी थी। अब ऐसी स्थिति में रूस ने माँग भी की है कि सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए। ऐसी स्थिति में क्या सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने से अमेरिका के ऊपर कोई असर होगा? या उत्तर कोरिया ने बयान दे दिया है अमेरिका विरोधी कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, ये हमला है और चीन चीन भी इस तरह का वक्तव्य दे देगा या दे दिया होगा अभी तक। तो उससे अमेरिका के ऊपर कोई असर होगा? अमेरिकी कार्रवाई संयमित होगी या लगातार अमेरिका इस पूरे प्रकरण को उस मुकाम तक पहुँचाकर मानेगा जो उसने अपना लक्ष्य तय किया है? अभी इस बारे में रशिया स्टेटमेंट दे चुका है ऑलरेडी। रशिया की गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आ चुकी है, उन्होंने इसका जो है कहा है कि ये अच्छी कार्रवाई नहीं हुई, ठीक नहीं है।
और इसी तरह से चाइना की स्टेटमेंट भी आ चुकी है, नॉर्थ कोरिया की स्टेटमेंट आ चुकी है, ईरान की भी स्टेटमेंट आ चुकी है। इसमें जितने भी रशिया चाइना से रिलेटेड जितने भी देश हैं तकरीबन सब इसी तरफ हामी हैं कि भाई ये कार्रवाई जो ठीक नहीं हुई, एक सॉवरेन नेशन के अंदर इस तरह से आपको अटैक नहीं करना चाहिए, और अगर अटैक किया तो उसके अंदर से उसके राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी को अगवा नहीं करना चाहिए। ये तो हुई इनकी स्टेटमेंट की बात। दूसरी बात रही कि आप ये देखेंगे कि चाहे यहाँ पर वेनेजुला में हो या किसी भी और जगह हो, चाहे वहाँ पे गाज़ा के अंदर हो, चाहे वहाँ पे यूक्रेन के अंदर हो, चाहे यहाँ पे साउथ चाइना सी में हो या साउथ एशिया में हमारे इंडिया के आसपास हो, ये दोनों जो बड़ी ताकतें हैं वर्ल्ड की, चाइना और अमेरिका, ये अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना और बढ़ते हुए दिखाना भी चाहती हैं। और चूंकि ये दिख रहा था साफ कि चाइना 80% जो है वहां से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है वेनेजुएला से, और इंडिया भी वहां से काफी तेल ले रहा था, इसके खिलाफ भी बैन लगाया गया, सैंक्शंस लगाई गई। और ये जो है कार्रवाई अमेरिका ने अब इस जानबूझ के की है, अपने इस प्लानिंग के आधार पे की है कि यदि वो यहाँ करता है जो कि उसके शोर्स के नजदीक है, और एज कंपेयर टू ताइवान या साउथ चाइना सी या कहीं पर भी, तो वो इस चीज को आसानी से कर पाएगा। और मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो वहां पे कोई भी इस तरह की बातचीत हो पाएगी जिसके अंदर की अमेरिका की कार्रवाई पे कोई रोक लगे, या उसकी जो कार्रवाई है उसके प्रति कोई, उसके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट ज्यादा कंट्रीज की आएंगी। ऐसी कोई आशंका मुझे नहीं लगती है। मुझे लगता है कि ये जो चाहते हैं वहां पे रिजीम चेंज कर लेंगे, और जो वहां से ऑयल खास तौर पे जो एक्सपोर्ट हो रहा था जिससे कि चाइना, रशिया, ईरान या इंडिया या इस तरह के देशों को जिसको फायदा था, उनको थोड़ा सा जो है कंट्रोल किया जाए। बेसिक मैं ये समझता हूं कि मेरी सोच पिछले 1 डेढ़ साल से जब से ट्रम्प साहब आए, मेरी सोच यही कहती है कि इनके पास अपने कार्यकाल को सफल बनाने के लिए 2 मानक इन्होंने तय किए हैं। एक मानक ये है कि किसी भी तरीके से इकोनॉमी जो है अमेरिका की, जो नीचे गिरती हुई साफ दिखाई दे रही है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। दूसरा, जो इनका पूरे वर्ल्ड में जो इनकी इन्फ्लुएंस है, जिसमें कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जा रहा था, उसको किस तरह से अपने स्टेटस को बरकरार रखें, क्योंकि वो भी अब घटता हुआ दिखता है एज कंपेयर टू चाइना एंड एज कंपेयर टू द एक्शंस बीइंग टेकन बाय रशिया। तो इन 2 मेजर पॉइंट्स को लेकर के उनकी पूरी स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म है उनका, जिसमें कि वो टैरिफ लगा करके बाकी चीजें करके और अपनी इकोनॉमी को किसी तरह से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी वो बाकी कार्रवाई कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि जिससे कि एज कंपेयर टू चाइना अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़े और बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो लेकिन इसमें एक बात है कि भारत जैसे देश के लिए इस घटना के क्या सबक है? क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत ने अभी तक इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है। मैं नहीं समझता कि भारत किसी भी तरीके से ऐसा कोई वक्तव्य देगा जिससे जो ट्रंप के खिलाफ जाए या ट्रंप उससे नाराज हों। अच्छा, दूसरे उधर वेनेजुएला में वो जो मैडम थी जिनको मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। हाँ, मैरिया कोरेना। हाँ, मैरिया, उनको उनके बारे में ये माना जाता है कि वो मुदेरो के शासन का विरोध करती थीं, उनके खिलाफ थीं। लेकिन ये भी माना जाता है कि उनको अमेरिका का आशीर्वाद प्राप्त था, अमेरिका का हाथ उनकी पीठ पे था। तो और उन्होंने कहा भी है कि मुझे सत्ता सौंप दी जाए। तो वो अमेरिका की स्टूज, अमेरिका की प्यादे के तौर पर वेनेजुएला की सत्ता संभालने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा जब उन्हें या उनके जैसे ही किसी व्यक्ति को उस सिंहासन पर बैठा दिया जाए जिस सिंहासन पर वो राष्ट्रपति बैठे हुए थे, जो वो अमेरिका के डीईए की कैद में हैं इस वक्त। और ये भी क्या दिलचस्प मजाक सा लगता है कि मान लीजिए कि आसिम मुनीर के खिलाफ करोल बाग के एक थाने में रिपोर्ट लिखा दी जाए और फिर भारत की स्पेशल फोर्सेस जाएं और आसिम मुनीर को उठा लाएं और कहें कि हम जिन जिन अपराधों के खिलाफ करोल बाग के थाने में रिपोर्ट लिखी हुई है, एफआईआर लिखी हुई है, हम उन अपराधों पे इनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा चलाएंगे।
मैं इस बात को थोड़ा-सा मज़ाक में कह रहा हूँ। ये किस स्तर की दादागिरी है और दुनिया उसको कैसे पचाएगी उस वक़्त, जबकि जैसा कि आपने बयान किया कि अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, लेकिन अब उतनी बड़ी भी नहीं रही जितनी पहले थी। दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत भी है, लेकिन वो भी नहीं रही जो पहले थी। अब ट्रंप उसको पुरानी शान-ओ-शौकत, अमेरिकी दादागिरी की शान-ओ-शौकत, अमेरिकी दबदबे की शान-ओ-शौकत है, वो दोबारा उसकी लौटाना चाहते हैं। उसके लिए ये पूरा प्रकरण उन्होंने अंजाम दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या वास्तव में हो सकता है कि वेनेजुएला की घटना एक बार फिर यूनिपोलर यानी एक ध्रुवीय दुनिया की तरफ कदम बढ़ा दे दुनिया? क्या ये मुमकिन है? नहीं, इस तरह की बातचीत एक छोटी घटना, मतलब पूरे अगर वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो इतनी बड़ी घटना इसको नहीं माना जा सकता कि जिससे कि अमेरिका की जो है अपना स्टेटस जो है कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा होगा। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, वेनेजुएला विपक्ष का जो दृष्टिकोण है, मारिया कोरिना मचाडो और एडमुंडो गोंजालेज ओरिटिया जैसे नेता इसे आपराधिक संरचना का विघटन मानते हैं, जो रूस, ईरान, क्यूबा, हिजबुल्लाह, फार्क, इलेन और नार्को कार्टेल से जुड़ी हैं। वो 2024 के चुनावों को चोरी बताते हैं, जो दमन, गिरफ्तारियां और संयुक्त राष्ट्र द्वारा दर्ज मानवता के खिलाफ अपराधों को जन्म दिया। एक्स पर विपक्षी बहस अति महंगाई, जीडीपी पतन और पलायन को भ्रष्टाचार पर दोष देते हैं, प्रतिबंधों पर नहीं, यानी कि फेवर करते हैं अमेरिका की पॉलिसीज को। हुँ, हुँ। वे इसे तेल के लिए हस्तक्षेप नहीं मानते हैं, बल्कि क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने वाले नार्को राज्य के खिलाफ परिवर्तन मानते हैं, और 2025 के कैदी रिहाई को दबाव के तहत रियायत बताया जा रहा है। अमेरिका की जो ट्रंप प्रशासन का जो दृष्टिकोण है इनके प्रति, उसमें जो रियल पॉलिटिक का प्रतीक मदुरो को नार्को तानाशाह बता रहे हैं, जो ट्रेन दे आर्गो जैसे गिरोहों और प्रवासन से अमेरिका सीमा को अस्थिर कर रहा है। सीनेटर मार्को रूबियो और अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी न्यूयॉर्क आरोपों पर जोर देते हैं, ऑपरेशन को पनामा 1989 की तरह न्यायिक बताते हैं, हुँ, और आर्थिक रूप से ये छाया तेल बेड़े को काटना है, जो भंडारों को हफ्तों में सुखा सकता है। एक राज्य विभाग अधिकारी ने इसे नया भोर भी कहा है, लेकिन आलोचक तेल कीमत वृद्धि या संघर्ष विस्तार की चेतावनी देते हैं। मैं सोचता हूं कि जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, इसमें अभी जो अमेरिका और रशिया का आपस की प्रतिस्पर्धा है, पूरे विश्व के अंदर अपने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की, और चाइना के जो 7 देश खड़े नजर आते हैं, उनमें रशिया भी है, ईरान भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, और बाकी कुछ और देश हैं। ये एक तरफ से एक धड़ा मान लीजिए आप, और दूसरी तरफ से अमेरिका है, ईयू है, बाकी देश जो उस तरफ है उनको मान लीजिए। तो ये इस तरह की प्रतिस्पर्धा चलेगी, थोड़ी और चलेगी अभी, और ये यूनिपोलर तो नहीं, लेकिन बाइपोलर या मल्टीपोलर होने की तरफ चलेगा। बाइपोलर हो लेकिन जाता, लेकिन जनरल इससे साहब पहले था। एक बात तो है जो हम लोगों को लग रहा है बिल्कुल सीधे-सीधे, मैं आपके सामने उसको रखूँगा उस नज़ारे को, कि जो अमेरिका विरोधी खेमा है, उसकी बागडोर 2 देशों के हाथ में है, रूस के हाथ में और चीन के हाथ में है, और दोनों की एक्सिस है, दोनों के बीच में एक धुरी है, दोनों के बीच में। अमेरिका ने इतनी बड़ी घटना कर दी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपदस्थ कर दिया। अपदस्थ करके वो वेनेजुएला के पूरे तेल पे अमेरिका अब कब्ज़ा कर लेगा, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका की कठपुतली सरकार बनेगी बिल्कुल, निश्चित रूप से उसमें जो भी उसको वो नाम दें, एक आकर्षक सा नाम दें, वो बात अलग है। और उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कहा कि हम ड्रग लॉर्ड की तरह उसको वहाँ पे मुकदमा चलाएँगे। और ये इस तरह से पेश किया है पूरे मामले को कि जैसे कि अमेरिका की जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है, वो उसके कैदी हों। उनके यहाँ जो अभी चित्र आया है उसमें वो खड़े हुए हैं, इधर-उधर जो 2 अमेरिकन खड़े हुए हैं, वो डीईए के लोग हैं। अच्छा, इस तरीके से बात आ रही है। तो और क्या सवाल ये है कि ये दूसरा ध्रुव है, जिसकी बागडोर रूस और चीन के हाथ में है, क्या वो कुछ कर पाएगा? अगर वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उससे तो संदेश यही जाएगा कि अमेरिका की जो भी ताकत कम हुई हो समय के साथ में, लेकिन अंततः अभी ये सब लोग अमेरिका से बहुत पीछे हैं। बात पीछे की और आगे की नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उन्होंने बड़ी केयरफुली चुना है। हुँ, ट्रम्प साहब ने इस सब्जेक्ट को बहुत केयरफुली चुना है, क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्टली
चाइना और रशिया उससे अपने आप को बहुत स्ट्रांगली नहीं जोड़ सकते हैं, स्पेशली बिकॉज जो क्लेम किया जा रहा है वो नार्को टेररिज्म क्लेम किया जा रहा है। और ये भी सब समझ रहे हैं कि वो वहां पे बेसिक इशू जो है वो तेल को लेकर के है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेकर के है, ठीक जिससे बात। कि अमेरिका को ही फायदा है और उससे बाकी लोगों को नुकसान है। और इसमें अब मिलिट्री इंटरवेंशन जो है ना तो चाइना कर सकता है, ना मिलिट्री इंटरवेंशन जो है रशिया कर सकता है, ना कोई और देश कर सकता है। तो अब एक तरह से सिवाय इसके कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में या अदरवाइज भी मीडिया के अंदर अपनी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे करके इसका खंडन करके या इसकी कड़ी निंदा करने के अलावा उनके पास बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा जिसको कर पाएंगे। नहीं, ये तो साफ ज़ाहिर है कि वो सिर्फ़ औपचारिक किस्म की बातें कर सकते हैं। उनके पास वेनेजुएला में अपनी फ़ौज भेज के अमेरिका का मुकाबला करने का विकल्प नहीं है। उनके पास वेनेजुएला की आर्मी, वेनेजुएला की सेना में अगर कोई वहाँ पे उसका नायक है और सेना को गोलबंद करके अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर सकता है, उसकी मदद के लिए उसको हथियार भेजने का कोई विकल्प नहीं है। हथियार जाएँगे भी तो समुद्र के रास्ते जाएँगे, अमेरिका उनको पहले ही से रोक देगा, तेल का ब्लॉकेट कर रखा है, तो हथियार वहाँ पे कैसे जा पाएँगे, हैं? तो वो कोई तेल का ब्लॉकेड नहीं ना, वो सभी चीजों का ब्लॉकेड है। सभी चीज़ों का ब्लॉकेड है, हथियार भी कैसे जाएँगे? अच्छा, या अब इसमें आप देखिए, पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। जब पुतिन ने यूक्रेन पे हमला किया था, उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे। हम लोग टीवी चैनल पे जाते थे उत्तर प्रदेश के चुनाव पे चर्चा करने के लिए और हम लोगों को बैठा दिया जाता था इस पे रूस और यूक्रेन के युद्ध पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि वो चीज़ उन लोगों को ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रही थी। तो उस वक़्त विदेश नीति के जो कुछ वहाँ जानकार आते थे, वो सब कहते थे कि ये 24 घंटे का खेल है, 24 घंटे का ना सही तो 48 घंटे का खेल है। पुतिन जो है अभी यूक्रेन को अ, ओवररन कर देंगे और ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन वो तो युद्ध आज तक चल रहा है, पुतिन उस युद्ध को नहीं जीत पाए और लगता भी नहीं है कि भविष्य में जीत पाएँगे, कोई बीच का रास्ता निकाल के ही उस युद्ध को खत्म किया जाएगा। और ज़ेलेंस्की इनको कोई नहीं जानता था। मैंने तो सपने में भी मेरे नाम ज़ेलेंस्की नाम नहीं आता था। वो इस वक़्त दुनिया के सबसे बड़े महत्वपूर्ण नायक हैं और वो हर जगह दुनिया भर में जाते हैं। तो वो बिल्कुल एक नया नया नेता दुनिया के मंच पे उभर आया पुतिन साहब की कृपा से। पुतिन ने जो किया, वरना ज़ेलेंस्की को इतिहास कभी याद नहीं करता। अब इतिहास में सब लोग ज़ेलेंस्की को याद करेंगे। तो रूस अपनी तमाम फ़ौजी ताकत के बावजूद एक उस देश को नहीं जीत पाया जो उसी की भाषा बोलता था, वो भी रूसी बोलते हैं, यूक्रेन वाले भी सारी रूसी भाषा ही बोलते हैं। उसको नहीं जीत पाया और अमेरिका जो चाहा है वो कर रहा है और उसकी कोई रोकथाम नहीं है। तो ऐसी स्थिति उसकी में तो हाँ, यही माना जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वही है। उसका कारण ये है कि वो जो लड़ाई है यूक्रेन और रशिया की ही नहीं है, वो प्रॉक्सी वॉर यूक्रेन की तरफ से है, जिसमें कि कंप्लीट सपोर्ट जो है अमेरिका का भी है, कंप्लीट सपोर्ट जो है यूरोप का भी है, हुँ, यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं बिल्कुल, उनका भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो वहां पे इसलिए संभव हुआ कि वहां पे इस तरह की ब्लॉकेड नहीं है और वहां पे इस तरह की वहां पे उनको हथियार पहुंचाने का और बाकी चीज करने की पॉसिबिलिटी और संभावना रही। अब यहाँ पर भी मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल 100% ब्लॉकेड भी किसी चीज का सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर करना चाहेंगे तो कर ही सकते हैं हुँ, और किस तरह से उसको करेंगे ये इस बात पर भी निर्भर करेगा ना कि उनको ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना की आज की जो पॉलिसी है वो बाहर, चाइना के बाहर बहुत दूर जाकर के लड़ाई करने की किसी के साथ नहीं है आज की पॉलिसी उसकी। उसकी पॉलिसी आएगी 2040 के बाद। हुँ। और जहां तक रशिया का सवाल है, रशिया बहुत विकट तरीके से अभी यूक्रेन में उलझा हुआ है और वहां दोनों तरफ की जो है जितने भी सामरिक साजो सामान है वो दोनों तरफ से लगा हुआ है और दोनों तरफ से उसको पुल बैक करने की जो संभावना है वो बहुत कम है। तो रशिया अपनी जो है आर्म्ड फोर्सेस को या आर्म्ड पावर्स को या इक्विपमेंट को, सिस्टम्स को उतना तादाद में वहां पहुंचाने के लिए शायद नहीं कर पाएगा। तो ये एक अलग स्थिति है एज कंपेयर टू यूक्रेन। नहीं, मैं आपकी अच्छा, अब इसमें भारत को क्या करना चाहिए? भारत के लिए बिल्कुल 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं हुँ, कि एक तो जो हमारा वहां से ऑयल इंपोर्ट होता था, अभी हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगे हैं, हमारी 2 जगह से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट आता था, रशिया से और वेनेजुला से। अब वो दोनों जगह से बंद हो गया है।
बंद हो गया। दोनों जगह से जब वो बंद होगा तो हमें सिर्फ दोनों दोनों ट्रम्प की वजह से बंद हुआ है। दोनों ट्रम्प की वजह से बंद हुए हैं। तो एक तरह से ये मानो कि ये जो एक्शन है, ये ट्रम्प की बहुत सारी मतलब एक तीर कई निशानों का काम करता है। बिल्कुल। और इससे हमें जो है अपनी जो एनर्जी का प्रोक्योरमेंट है, उसको और थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल और डिसेंट्रलाइज़ करना पड़ेगा, दूसरे सोर्सेज़ से हमको डिपेंड होना पड़ेगा। जो मिडल ईस्ट से हम पहले लेते थे, वहाँ से हमें अपनी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, बाकी और जगह से देखना पड़ेगा कहाँ से लेना है और कुछ हद तक हमें अमेरिका से लेना पड़ेगा, जो महँगा मिलेगा काफ़ी। जो काफ़ी महँगा मिलेगा। काफ़ी महँगा मिलेगा। तो इससे हमारी जो एक तो टैरिफ लगे, एक ये और चीज़ आ जाएगी, तो हमारी यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो हमारी थोड़ी-सी मुश्किल होती चली जाएगी। मतलब माय फ्रेंड डोनाल्ड जो हैं मोदी जी के, वो काफ़ी भारत के लिए महँगे साबित हो रहे हैं। हाँ, एक दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा बीएसएनएल है हुँ, अ, ओएनजीसी है सॉरी, उसकी जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वेनेजुएला के अंदर, हुँ, ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। मेरे को अगर याद है ठीक से तो कोई $700 मिलियन की हमारी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। हुँ, वो हमारी जो है बिल्कुल से बेकार हो जाएगी। बेकार हो जाएगी। हाँ, तो हमें जो है एक तो एनर्जी का बाकी जगह से लेना पड़ेगा। एक हमारे पर जो ये जो करेंसी हमारी फिर और कहीं ज़्यादा डिवैल्यू ना हो उसके लिए हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। और जो हमारी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी जिसके ऊपर हम कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे, उसको हमें कुछ हेजिंग करनी पड़ेगी। हुँ, इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी और जहाँ तक दीर्घकालिक रणनीति का सवाल है, हुँ, उसमें संकट से वैश्विक ऊर्जा सुधारों की वकालत के अलावा 2070 तक जो नेट ज़ीरो के लक्ष्यों से जुड़ना है, भू-राजनीतिक झटकों से बचाव है, उसके लिए वैकल्पिक तेल के उत्पादकों को संबंध से मजबूत करना है, ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। और जहाँ तक आर्थिक लचीलापन है, इसमें भी हमें अपने निर्यातकों के लिए बाज़ार का विविधीकरण और राजनीतिक भंडार और फ्यूचर्स अनुबंध से हेजिंग के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस चर्चा का लब्बो-लुबाब देखें निकालें, तो इसका ये हुआ कि ट्रम्प साहब ने मोदी जी के लिए और भारत के लिए एक नया संकट खड़ा कर दिया है। ये उन्होंने संकट खड़ा किया है अपनी वहाँ की राजनीति के लिए अपने हिसाब से, लेकिन उसमें भारत भी उस लपेटे में आ गया है। हाँ, पहले ही अब टैरिफ चाहे वगैरह लगा के संकट खड़ा कर रखा था उसने और चाहे उन्होंने उस वक़्त ये सोचा हो या ना सोचा हो कि ये भारत के खिलाफ जाएगा, लेकिन लेकिन जा ये भारत भारत के खिलाफ जाएगा, तगड़ा ज जा रहा है जाएगा भारत क्योंकि के इससे खिलाफ हमें तगड़ा झटका नुकसान तो लगेगा। होगा। जी, जी। और ऑलरेडी हम लोग जो तेल लेते हैं और उसमें जो हम लोग टैक्स लगाते हैं तो ₹100 के आसपास एवरेज जो हमको पर लीटर लोगों को मिलता है, तो हुँ, उससे ऑलरेडी एक सर्टेन फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन हमारा बना हुआ है, काफ़ी सालों से बना हुआ है और हुँ, वो चलता रहेगा आगे और शायद थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। हो थोड़ा-सा सकता है हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो भी थोड़ी फ़र्क पड़े हुँ, और हमें अपनी जितनी भी सप्लाई चेन्स हैं उनको दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और जितने भी मोदी जी ने पैसे कोशिश की है पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग देशों में जाकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने में, लेकिन उनको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी जो किए हैं एग्रीमेंट, उनका उतना ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि असर शायद ना हो पाए, तो इनके बारे में भी हमें थोड़ा-सा और मेहनत करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके ऊपर जो अब काम का जो लोड है वो बढ़ेगा और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके ऊपर भी काम का लोड बढ़ेगा। हुँ, हमारी जो कॉमर्स एंड ट्रेड वाली हमारी मिनिस्ट्री है उसके ऊपर भी लोड बढ़ेगा। इन हुँ। तीनों को मिल करके थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करके थोड़ी और अच्छी स्ट्रैटेजी बना के करना पड़ेगा। और जितना कर पाएँगे उतना ही अपने आप को बचा पाएँगे और जितना नहीं कर पाएँगे उतना हमको झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ा। बहुत-बहुत धन्यवाद मेजर जनरल डॉक्टर दिलावर सिंह। इतना जानकारीपूर्ण और इतना तलस्पर्शी विश्लेषण आपने किया, जिससे ये वेनेज़ुएला की घटना, उस पर अमेरिकी हमला, इसके तमाम पहलू हम लोगों के सामने आए और साथ में ये भी चर्चा हम लोगों ने की कि क्या दुनिया इस घटना की वजह से एक ध्रुवी होने तो नहीं जा रही है। ये तो लग ही रहा है कि इस घटना से लोग कहीं न कहीं तो अमेरिका से एक बार फिर नए सिरे से कुछ सहमे होंगे कि अमेरिका चाहे अगर और तय कर ले, तो वो बहुत कुछ ऐसा कर सकता है जिसके बारे में पहले से सोचना मुश्किल होता है। और ये बहुत बड़ी बात है, इस तरह का अमेरिका ने एक बार फिर कर दिखाया है।
और अपनी ताकत का दबदबा मनवाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये घटना तो अभी शुरू ही हुई है। देखिए कहाँ तक पहुँचती है। हम लोग इस पे निगाह रखेंगे और जैसे ही कुछ और नया घटित हुआ, तो फिर आपके साथ एक बार फिर चर्चा करेंगे। एक कंटीजेंसी प्लानिंग हमें हर तरीके की कर लेनी पड़ेगी बिल्कुल ठीक और है। उन कंटीजेंसी प्लान्स को हमारी ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग, थोड़ी वॉर गेमिंग अगर हम करके अपने विकल्पों को तैयार करेंगे, तो हम इन सब तरीके की जो घटनाएँ हो रही हैं या हो सकती हैं, उनके खिलाफ अपनी जो रा रणनीति है, उसको बनाने में शायद हम ज़्यादा सफल हो पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखना देखना है कि मोदी जी के जो सलाहकार हैं, उनके जो विशेषज्ञ हैं उनका जो थिंक टैंक है, वो क्या इस दिशा में सोच रहा है? क्या वो मेजर जनरल डॉक्टर दिलावर सिंह की आवाज़ सुन रहा है? क्या वो मेरी आवाज़ सुन रहा है, हम लोगों की चर्चा सुन रहा है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इस घटना से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई विपरीत असर ना पड़े। भारत की जो ऊर्जा संबंधी ज़रूरतें हैं, उनके ऊपर कोई विपरीत असर ना पड़े। भारत के अमेरिका के साथ संबंध भी अच्छे बने रहें, लेकिन भारत दुनिया के मंच पर इंसाफ की आवाज़ उठाने की हैसियत भी अपनी बनाए रखे। जो मुझे लगता नहीं है कि इस वक़्त दुनिया में भारत जैसे देशों के लिए कोई आसान काम है। बहुत-बहुत नहीं, धन्यवाद। कोशिश तो करेंगे, सरकार कोशिश करेगी अपनी, हमें उम्मीद है जी, जी। और हम हमेशा अपनी जो भी सरकार हो उससे उम्मीद रखते हैं कि अच्छा ही कुछ करेंगे बिल्कुल, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और कुछ न कुछ अपनी तैयारी भी करेंगे और कुछ न कुछ एक्शन भी लेंगे और एक बड़ी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ हम आज का ये कार्यक्रम कंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।